नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा नेता के फाड़ दिए कपड़े, जिसके बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, हर दूसरे महीने आएंगी दिल्ली और 2024 के चुनाव के लिए दिया नारा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत, किसानों के लिए मांगी फसल ऋण चुकाने की राहत। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बड़े घोटाले का पर्दाफाश, सीएजी की रिपोर्ट से मचा बिहार में सियासी हड़कंप, भाजपा इसको मानवीय भूल बताकर डाल रही है पर्दा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, नई गाइडलाइंस जारी, एक बूथ पर रहेंगे 1200 वोटर। और दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप देश के किसानों के साथ खड़े हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा नेता के कपड़े फाड़ दिए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ने भाजपा नेता कैलाश मेघवाल के शुक्रवार को कपड़े फाड़ दिए। मेघवाल महंगाई और सिंचाई को लेकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तभी उनके साथ ये घटना हो गई। पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो दोस्तों भाजपा नेता महंगाई के खिलाफ धरने पर बैठे थे, लेकिन किसानों ने कपड़े फाड़ दिए। केंद्र सरकार ने पिछले साल 3 नए कृषि कानून बनाए थे, जिसे इसके बाद कई राज्यों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। किसान राज्यों के अलावा दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर भी 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग सरकार के कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्य में किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं का विरोध करने की बात कही है। जब बीजेपी नेता मेघवाल एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए थे तो उसी समय उनके साथ ये घटना हो गई कि किसानों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। तो दोस्तों अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों की मांग को जल्द से जल्द मान लिया जाना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या कपड़े फाड़ कर किसानों ने ठीक किया या गलत किया। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, हर दूसरे महीने आएंगी दिल्ली, 2024 के लिए दिया ये बड़ा नारा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिशन 2024 की रेस तेज कर दी है। पिछले 5 दिनों के दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ देश के कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर 2 महीने दिल्ली आएंगी और माना जा रहा है कि ममता के इस ऐलान के पीछे उनका मिशन 2024 है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने शरद पवार से बातचीत की, मेरी यात्रा सफल रही, हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मिले, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, मेरा स्लोगन है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, हम किसानों के मुद्दों का समर्थन करते हैं, मैं हर दूसरे महीने दिल्ली आऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो कौन होगा प्रधानमंत्री चेहरे का सटीक दावेदार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत, किसानों के लिए मांगी फसल ऋण चुकाने की राहत। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने ऐसे ऋण पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिए पर पड़े किसान रहते हैं और उन्होंने कहा कि केरल का एक बड़ा हिस्सा 2018 और 19 में लगातार 2 वर्षाई बाढ़ से तबाह हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान इससे उबर ही रहे थे कि कोविड महामारी आ गई और इसने किसानों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। फिलहाल किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्पविधि का फसल ऋण लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर ऋण में राहत की बात कही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएजी की रिपोर्ट से मचा बिहार में सियासी हड़कंप, बीजेपी मानवीय भूल बताकर
इस पर डाल रही है पर्दा। जी हां दोस्तों, क्या इस वक्त बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद सियासी संग्राम मच गया है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में किए गए गलत फैसले से न सिर्फ बिहार सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा, बल्कि सरकार ने करोड़ों की कमाई का मौका भी गंवा दिया। ऐसे में विधानमंडल के पटल पर रिपोर्ट रखी गई तो विपक्षियों को मुंह खोलने का मौका मिल गया और मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का सिलसिला चल निकला है। सीएजी रिपोर्ट में अनियमितता पर लेफ्ट ने जोरदार हमला बोला है। विधायक सुदामा प्रसाद का कहना है कि अब तक जो बात वो लोग करते आ रहे थे वही बात सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है। ग्रामीण विकास, पथ निर्माण और स्वास्थ्य जैसे तमाम विभागों में भारी गड़बड़ी हुई है। लेफ्ट विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार की इस वक्त जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है, तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए और अपनी बात हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नई गाइडलाइन जारी, एक बूथ पर रहेंगे 1200 वोटर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। पहले एक पोलिंग बूथ पर 1500 मतदाताओं की संख्या होती थी। बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी 1200 मतदाता प्रति बूथ के मानक से कराए गए थे और इससे मतदान के लिए बूथों पर भीड़ कम लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। नई दिल्ली में बुधवार को हुई भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल के अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, यूपी के चुनाव को लेकर बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें हर एक बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर ही जा सकेंगे। आपको ये कैसा फैसला लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सपा ने कसी कमर, 5 अगस्त को निकालेगी समाजवादी साइकिल यात्रा। जी हां दोस्तों, आगामी वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी प्रदेश भर में बढ़ती जा रही है। सभी दल अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, नौजवान तथा महिलाओं की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ भाजपा सरकार के विरुद्ध सपा नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर 5 अगस्त को सभी जिलों में तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकालेगी। और इस बाबत सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी आंदोलन के नेता ज्ञानेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर आगामी 5 अगस्त को यह साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर एक हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2 अगस्त को मुख्यमंत्री पीएम मोदी को लिखेंगे खत। आपको बता दें कि बिहार में जाति एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर कोई भी दल कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है। जाहिर है कि आरक्षण और जाति के मुद्दे पर कई बार बिहार के सभी दलों की राय एक ही होती है, क्योंकि कोई भी अपने वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहता। कुछ यही हाल जातीय जनगणना की मांग पर भी है, जहां सत्ता और विपक्ष की धुरी एक होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगे। लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसी मुद्दे पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में जानकारी मीडिया को दी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 2 तारीख को उन दोनों के द्वारा यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजीपुर पहुंचा राकेश टिकैत का परिवार, बेटी और बहू ने भी बुलंद की अपनी आवाज। आपको बता दें कि लंबे वक्त से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मानो इस किसान आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। राकेश टिकैत का परिवार उनसे मिलने धरना स्थल आता रहता है। राकेश टिकैत की बहू निकिता चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही वो घर पर हों, लेकिन आंदोलन का हिस्सा वो भी हैं और अक्सर धरना स्थल पर राकेश टिकैत से मिलने आती रहती हैं। तो दोस्तों, राकेश टिकैत का पूरा परिवार किसानों के लिए दिल्ली की
सड़कों पर है और उनकी बहू बताती हैं कि हम भले ही घर पर हों लेकिन हम भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस साहस के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमें बताइए कि आपका क्या मानना है, किसानों की मांग जायज़ है या नाजायज़ है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निकिता चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों से आने वाले समय में जो दिक्कतें होंगी उससे बेहतर है कि अभी आंदोलन को जारी रखा जाए। राकेश टिकैत की बेटी ने बातचीत में कहा कि जिन्हें लगता है कि किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी नहीं है, उनकी समझ सही नहीं है। टिकैत की बेटी गिनाने लगी कि कृषि कानून से किसानों को क्या क्या नुकसान होगा। बता दें कि किसानों द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में गुरुवार को 3 कृषि कानून में से एक पर चर्चा की गई और असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि किसान संसद के छठे दिन किसानों ने कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जासूसी कांड में इजराइल ने एनएसओ के दफ्तर पर मारा छापा, कहा गंभीरता से कर रहे हैं इसकी जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेगासस जासूसी कांड में एनएसओ समूह के खिलाफ गलत तरीके से काम करने के आरोप की इजराइल ने जांच शुरू कर दी है। कई सरकारों द्वारा इसके स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल के आरोप पर अधिकारियों ने साइबर सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर की जांच की। कई विभागों के चीफ ने बुधवार को एनएसओ दफ्तर का दौरा कर इस सिलसिले में लगाए गए आरोपों की जांच की। यह जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इस वक्त विस्तार से जानकारी नहीं दे सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जांच शुरू हो चुकी है, भले ही भारत में नहीं लेकिन इजराइल में इस जासूसी कांड की जांच शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी दलों की संसद में हुई बड़ी बैठक। दरअसल दोस्तों नई दिल्ली में कांग्रेस तथा समान विचारधारा वाले कई दलों के नेताओं की संसद भवन में बैठक हुई, जिसमें पेगासस मामले में सरकार की चुप्पी पर चिंता जताते हुए उसके खिलाफ रणनीति पर विचार किया गया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई, जिसमें संसद में चलते रहे गतिरोध को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा सरीखे कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के पेगासस जासूसी मामले को लेकर किए जा रहे हंगामे के कारण लगातार दूसरे सप्ताह कोई काम नहीं हो सका है। तो दोस्तों देश भर में जासूसी कांड को लेकर विरोध है और तमाम विपक्ष के बड़े नेता सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और महंगाई और जासूसी कांड, कृषि कानून जैसे बड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन शर्त रख दी है कि जब तक सदन में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे तब तक कि किसान महापंचायत में बड़ा फैसला पड़ सकती है। भाजपा की मुश्किलें, किसान आंदोलन को तेज गति देने की बनाई गई है रणनीति। 36 बिरादरी की कमेटी हो गई है गठित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महापंचायत का जो मुख्य मुद्दा था वो किसान आंदोलन को गति देना, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना और एमएसपी की गारंटी देना था। इसके अतिरिक्त आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने, परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिलाने, दादरी में होने वाले विरोध प्रदर्शन में सभी खापों संगठन की भागीदारी सुनिश्चित करने, राजनेताओं के विरोध के समय टोल प्लाजा से आने वाले किसानों की संख्या सुनिश्चित करने, राजनेताओं के होने वाले विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने, खाप संगठनों द्वारा गांव और दादरी शहर के सभी किसानों के नाम की सूची निश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सरकार पर लगाए गए हठ धर्मिता के आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो महापंचायत बैठी थी इसने रणनीति तैयार कर ली है, कैसे टोल प्लाजा को जाम करना है, कैसे किसान आंदोलन को और गति देनी है और धार देनी है, और जिसका असर सीधा सीधा 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में इसका असर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में पड़ेगा और भाजपा को नुकसान होगा तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में अर्जी स्वीकार, अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कमेंट में बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जासूसी कांड की सुनवाई करनी चाहिए, हाँ
या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को जस्टिस रमन्ना के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एन राम द्वारा दाखिल याचिका का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों जासूसी कांड की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और जिसके बाद होंगे इसमें बड़े बड़े खुलासे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि देश के खिलाफ हथियार के रूप में इस सॉफ्टवेयर को, पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया और ये देश के खिलाफ की गई कार्रवाई है। दोस्तों आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन, आप सांसद भगवंत मान ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों पर चर्चा होती है तो इससे देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दुनिया के सामने आ जाएगा। यही कारण है कि किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार चर्चा से बचना चाह रही है। इसके लिए ऐसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे यह लगे कि विपक्ष ही संसद नहीं चलने देना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि स्वयं केंद्र सरकार ये चाहती है कि संसद सामान्य प्रक्रिया से ना चले और सदन में बेहद विवादित कृषि कानून पर चर्चा नहीं की जा सके। इसी के साथ भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से दुखी होकर आम आदमी पार्टी ने 8 बार संसद में काम रोको प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केंद्र सरकार का ही साथ दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है और ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक किसानों के समर्थन में बेहद बड़ी बातें यहां पर कही जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले बढ़ती महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली। दोस्तों आप क्या मानते हैं, कमेंट में बताइए कि क्या टैक्स वसूली के कारण महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टैक्स एक्सटॉर्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट किया कि सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा सा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को हो रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह से ट्वीट किया है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था और कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। आपको बता दें कि बुधवार को संसद की कार्रवाई से पहले विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महंगाई, पेगासस और किसानों के जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम इन सारे मुद्दों पर केवल सदन में चर्चा चाहते हैं। मोदी सरकार को बहस से डर लगता है। इसका एकमात्र कारण है कि संसद में चर्चा करने से मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी अलोकतांत्रिक मंशा देशवासियों के समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण बंद करे। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार डर रही है तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम सरकार ने लोगों को मिजोरम न जाने की दे दी सलाह। कांग्रेस ने कहा कि देश के लिए शर्मसार कर देने वाला ये दिन है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि यह देश के लिए एक शर्मसार कर देने वाला दिन है, क्योंकि एक राज्य को अपने यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों की यात्रा न करने को लेकर परामर्श जारी करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने असम सरकार द्वारा राज्य के लोगों को मिजोरम की यात्रा से बचने के लिए जारी किए गए परामर्श का हवाला देते हुए कहा कि देश में यह संभव है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों। उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश के इतिहास में सबसे शर्मसार कर देने वाला दिन है जब देशवासी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ना जा पाएं, तो क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों यहाँ पर इशारों इशारों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री
मंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया है। असम सरकार ने गुरुवार को यात्रा परामर्श जारी करके राज्य के लोगों से अशांत परिस्थितियों के मद्देनजर मिजोरम की यात्रा से बचने और वहां काम करने वालों और रहने वाले राज्य के लोगों से अत्यंत सावधानी बरतने को कहा है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया इस तरह का शायद ये पहला परामर्श है। असम के महासचिव MS मणिवन्नन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए असम के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो मिजोरम की यात्रा ना करें, क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि असम के लोगों को कोई भी खतरा उत्पन्न हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जनता ना जाए, इसके लिए परामर्श जारी कर रही है राज्य की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकैत कैंप में 8 साल का आंदोलनकारी बच्चा गिनाने लगा काले कानून के नुकसान और बोला कि केंद्र सरकार बताए कब और कहां आना है। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन इस वक्त जबरदस्त तेजी में है और क्या वृद्ध और क्या बच्चा, हर एक तबके के लोग वहां देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे हैं। बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, महिलाओं और स्लेब्स के अलावा आंदोलनरत किसानों को बच्चों का भी समर्थन मिला है। अन्नदाताओं को समर्थन में ऐसे ही एक नन्हे मुन्हे सिपाही हैं अंगद सिंह, जो कहते हैं कि जहां किसान को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और कहां और कब आना है ये केंद्र सरकार हमें बताए। और इतना ही नहीं, तीनों काले कानूनों को उन्होंने उससे जो नुकसान है वो समझाया है और गिनाने लगे काले कानून। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा जिसने छीन ली जनता की सांस वो गांव-गांव जाकर लेगी आशीर्वाद। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने जनता की सांस छीन ली है, सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा हाईकमान ने पार्टी के सांसदों को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देते हुए जनता के बीच जाने का मंत्र दिया है। इस कड़ी में उनको उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट की गई है, जिससे वो उत्तर प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को गांव-गांव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। पूर्व CM अखिलेश यादव ने शुक्रवार 30 जुलाई को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी और छीन ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान, पार्टी की बैठकों में मंथन जारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2022 से पहले देश भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है, जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के आने से पार्टी को फायदा होगा। इतना ही नहीं, पार्टी फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बताई गई योजना पर भी विचार विमर्श कर रही है। इसको लेकर पार्टी समिति स्तर की कई मीटिंग कर चुकी है। इन बैठकों में कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव दिए हैं, जिन पर चर्चा जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन, किसान प्रदर्शनकारियों से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को यूपी गेट पर प्रदर्शनकारी से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात करेंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी तीनों कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी संबोधित कर सकती हैं। बता दें कि जो ताजा जानकारी सामने आई है कि कृषि कानून पर दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किसान नेताओं से मुलाकात करने की बात कही जा रही है। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें, जिसमें हमने आपको किसान आंदोलन से लेकर किस प्रकार किसान ने राजस्थान में भाजपा नेता के कपड़े फाड़ दिए, और इसी प्रकार हमने आपको तमाम बड़े रिपोर्ट बताए। CAG की रिपोर्ट से कैसे बिहार में तहलका मचा हुआ है, ये भी हमने आपको बताया। खबर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।